प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलिएगा आंसर को। देखो पहला नंबर सवाल जो पूछा गया है वो है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो पहले आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता होता क्या है। तो किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो हमारा मीटर इनवर्स होता है और दूसरा जो प्रचलित मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसको भी याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचलित मात्रक डायोप्टर है और SI मात्रक हमारा मीटर इनवर्स होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो लेकिन SI मात्रक दिया गया लेकिन हमारा मीटर इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डायोप्टर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया आप लोगों से कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो लगा दो बच्चा पार्टी। क्या होगा इसका सही जवाब? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर जो होता है वो क्या होता है ये बताओ आप लोग। वो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और लास्ट में बताना कितना सही कर पाए हो। देखिए अब तीसरा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, लगाते चलिए। तीसरा नंबर सवाल है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। कई बार पूछा गया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो वो हमारा अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बच्चों ऑप्टिक्स को हर हाल में याद कर लेना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इसको एकदम घोर के पी जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4th नंबर सवाल है जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा। 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। और बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होता है। क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। 5 का ए लगा रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छे। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। एक उत्तल लेंस है जिसको पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी ये पूछा गया आप लोगों से। तो इसका क्षमता क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, घट जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अब की बार ही आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। बताओ ये सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है, ये हमारा कनकेव लेंस की तरह, यानी कि लाइक कनकेव लेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी। और बहुत सारे गेस्ट पेपर में उत्तल लेंस की तरह दिया गया जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह कौन सा है। जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई को परिवर्तित किया जाता है वो हमारा सिलियरी मांसपेशी होता है। बच्चों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा होगा, उसी का एक भाग होता है सिलियरी मांसपेशी। ये सब मानव नेत्र का ही भाग है, लेकिन जो ये नेत्र लेंस की मोटाई को परिवर्तित करता है वो हमारा सिलियरी मांसपेशी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहां तक आ गए हैं तो मैं एक 5 नंबर वाला सवाल यहां से बता देता हूं। पूछा जाता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मानव नेत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जितना भी वो होता है उसको फिगर को अच्छे से समझ लेना। चलिए
9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है बताओ। दीर्घ दृष्टि दोष में, हाँ, यहां से भी एक प्रश्न आता है कि दृष्टि दोष क्या होता है और ये कितने प्रकार से होता है, ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में बच्चों, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दृष्टि दोष, देखो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर जरा दृष्टि दोष हो तो बायोफोकल लेंस का यूज होता है, और बेलनाकार लेंस का जो होता है वो अबिंदुकता को दूर करने के लिए होता है। तो अभी हमने क्या बताया, दीर्घ दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस को लगा के निकल लेंगे। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होता है बताओ। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई को बढ़ने से सीधे रूप से ये बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ने पर ये सीधे रूप से बढ़ती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, वर्ग के समानुपाती भी नहीं होता, और पर निर्भर भी नहीं करता है, यानी कि बढ़ने पर ये सीधे रूप से बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार। चलो 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 11 नंबर सवाल पूछा गया है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो खगोलीय दूरदर्शक में आपसे पूछा गया है, तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक और उल्टा होता है। लेकिन अगर पूछे मनुष्य की आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तब आप लगाओगे वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनता है। और अगर पूछे सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और सीधा। देखो खगोलीय दूरदर्शक में बनता है काल्पनिक और उल्टा, और अगर पूछे सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा लगाइएगा। और अगर पूछे मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। ये तीनों को याद रख लो, ये तीन में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है किस पर। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो निर्भर करती है वो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। 12 का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। वो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। जरूर याद रखोगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे याद रखोगे। 13 का राइट आंसर अगर बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करना है तो इसमें निकोल प्रिज्म का यूज होता है। किसका होता है, निकोल प्रिज्म का यूज होता है। 14 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, तब मजा आ जाता पढ़ाने में भाई। एकदम क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो इसकी आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति होता है, लेकिन आवृत्ति हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों होता है, ये पता होगा आप लोगों को। इसीलिए देखो तरंग दैर्ध्य रहे या फिर आवृत्ति रहे, दोनों लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल क्या पूछा गया आप लोगों से। देखो ये प्रश्न कई बार भी पूछा गया है कि एक प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। पूछा गया, विचलन हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो और ध्यान से क्लास को देखो आप लोग। चलो 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। प्रकाश जो बनता है वो किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है, तो वो ईथर कण के कंपनों से बनता है। 17 का सही जवाब विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे लगाते चलना आप सब। चलो 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, बताओ 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत होता है। ये तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था, उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत हमारा लेजर होता है। लेकिन बच्चों एक प्रश्न रहा आप लोगों से, बताओ लेजर का आविष्कार कब हुआ था। किसी भी बच्चे को पता हो तो एक बार चैट सेक्शन में लगा दो कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था, तो वो हुआ था 1960 में। जरूर याद रखोगे, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। विवर्तन
परिवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बच्चों हमने बताया है, एक हमारा फ्रेनेल का विवर्तन होता है और दूसरा फ्राउनहोफर का विवर्तन होता है। कितना हुआ? 2 वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल सही आंसर है, 19 का लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या किया जाता है? गैसें चालकता तब प्रदर्शित करता है जब इसके दाब को कम किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा पार्टी? प्रेशर को क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश में विद्युत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। पूछा गया है प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो समानुपाती होती है वो किसके समानुपाती होती है? ये बताओ। ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो वो तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्वांटम सिद्धांत भी आवश्यक है। देखो तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपको पता है क्या? तरंग सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है हाइगेंस साहब के द्वारा, जबकि क्वांटम सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा? मैक्स प्लांक जी के द्वारा दिया गया। दोनों को याद रखिएगा। अगर पूछे तरंग सिद्धांत किसने दिया था तो आप हाइगेंस को लगाना, और अगर पूछे क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है वो दिया गया है किसके द्वारा? तो प्लांक, ये मैक्स प्लांक के द्वारा। याद रखिएगा क्योंकि इसमें दोनों आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है सर? एच न्यू होता है। हमें निकालना क्या होता है? प्लांक नियतांक एच होता है, तो एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा। अगर यहां से निकालते हो ई हमारा क्या होता है बच्चों? ई हमारा ऊर्जा है और भी क्या है? तो आवृत्ति है। ये सब आपको पता है, आवृत्ति है। तो देखो सर आप बताओगे ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है, और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड इनवर्स यानी कि अगर ऊपर ले गए तो जूल सेकंड हमारा बचेगा। यही तो पूछा गया है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊर्जा का यहां से निकालते हो तो Ml2 और T इनवर्स 2 होता है, और बच्चा में क्या होगा? T हो जाएगा। तो एक हमारा ऊपर जाएगा, T इनवर्स होता है तो ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? Ml2 और T इनवर्स। ये हमारा क्या होता है? प्लांक नियतांक का वीमा होता है। ये क्या है? वीमा है। जरूर याद रखोगे। अगर वीमा पूछे तो Ml2 T इनवर्स हो जाता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की थी? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या जो किया गया था वो गया था किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होना चाहिए बच्चा पार्टी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुल जो होती है वो 5 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? लाइमन श्रेणी हुआ, बामर श्रेणी हुआ, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। 5 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। यह कौन सा संबंध इससे 4 ऑप्शन में सही है ये बताना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है? mc² होता है। इसे क्या कहते हैं? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहा जाता है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? E बराबर mc² या फिर mc² बराबर E हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। 27 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए को ही लगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है, 99 का द्विआधारी तुल्यांक में क्या होगा? निकाल लेते हैं ना भाई, कितना बार हम बता चुके हैं निकालने के लिए। तो 99 का निकालने में क्या जाता है? तो देख लो, हमारा अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 49
दूना 98 होता है, शेष 1 बचा लिख दो। उसके बाद फिर से 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, देख लो 24 दूना के 48 होता है, हमारा शेष 1 बचा, फिर से लगाओ 2 से लगाओ, 12 दूना के 24, शेष 0 बचा, 0 लिख दो। 2 छा के 12, शेष 0 बचा, 0 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, फिर 0 बचा, 0 लिख दो ना भाई। फिर 2 एकम 2 और एक जो शेष बचा वो यहाँ पे लिख दो, यानी कि 110011 110011 किस में दिखाई दे रहा है, 1100 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 110000 ये भी नहीं होगा, तो हमारा 11000011 यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का ए लगाना सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार बहुत सारे का निकाल सकते हो, 2 से भागा लगाते चलना और जितना शेष बचते जा रहा है उधर लिखते चलना और नीचे से ऊपर को ऐसे करके लिख देना। कैसे, देखो 1 है तो 1 लिख दो, फिर 1 है 1 लिखो, 3 को 0 है 3 को 0 लिख दो, उसके बाद फिर 1 1 है तो 1 1, बस यही तो हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये द्विआधारी में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 29 नंबर सवाल है, 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा, तो 15 का भी निकाल लेंगे भाई, 15 निकालने में कौन सा बड़ा बात है। देखो 2 से लगाओ, फिर 7 दूना के 14 हुआ, शेष 1 बचा, 1 लिख दो, फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6 बचा, शेष 1 बचा, यहाँ पे लिख दो, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 1 1 1 1, 4 गो 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चों ये समझ आया है कि नहीं, कितना दिन से मैं बता रहा हूं, तो ये समझ आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक बार प्रश्न आता ही आता है आपके एग्जाम में। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या करा, 30 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। अर्धचालक में जो चालकता का कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 30 का अगर आप लोग सी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे, क्योंकि आपको पता होगा वो एक हमारा एन टाइप का होता है और दूसरा कौन सा होता है, पी टाइप का होता है। पी टाइप में अगर पूछे, पी टाइप में जो बहुत संख्यक आवेश होता है, एन टाइप के लिए हमारा कौन सा होता है, एन टाइप के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप के लिए क्या होता है, वो हमारा होल होता है। ये सब आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 31 नंबर सवाल पूछा गया, देखो क्या कह रहा है, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ये बताना है आप लोगों को। तो यह क्या है, डी ब्रोगली साहब ने। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 32 नंबर सवाल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आखिरकार होता क्या है, तो आप लगाओगे सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, लेकिन ये कूलम है, ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1.6 भी दिया रहता है या फिर 1.602 भी रहता है, इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल आपके सामने, किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताओ किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो वो कम होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अरे भाई फोटोन को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान ही हमारा 0 होता है, तो जरूर याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है किससे, रेडियो एक्टिविटी की जो घटना जुड़ी हुई है वो न्यूक्लियस के क्षय से, न्यूक्लियस के ह्रास से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर हमारा 35 का ए हो जाएगा। और भी 35 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल है, मूल गेट कौन सा है। बेसिक गेट के बारे में हमने कई बार बता चुका है, एंड और नोट होता है। क्या होता है, एंड और नोट होता है। अगर एंड के लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो ए इंटू बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। और के लिए पूछे तो ए प्लस क्या होता है बच्चा पार्टी, और में जोड़ होता है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। और नोट के लिए अगर आपसे पूछे तो ए बराबर क्या होता है, ए नोट होता है, यही होता है। जरूर याद रखोगे, इतना को याद रख लो, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए
अगला नंबर सवाल देखिए 37 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? कौन सा है जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है बताओ? वो हमारा नैंड गेट होता है और इसका बुलियन व्यंजक जो होता है वो ए इंटू बी बराबर वाई होता है। ये किसके लिए है? एंड गेट के लिए। लेकिन एंड में हमारा नोट देखो, नैंड गेट कैसे बनता है? तो एंड में क्या जोड़ना पड़ता है? एंड में क्या जोड़ना पड़ता है बच्चा पार्टी? नोट को जोड़ना पड़ता है। एंड में नोट को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? नैंड बनता है। ये जरूर याद रखोगे, ये भी पूछा गया कि नैंड गेट कैसे बनता है, तो एंड में नोट जोड़ेंगे तो हमारा नैंड हो जाएगा। देखो यहां से अगर हम बनाते हैं, देखो एंड के लिए क्या होता है? ए इंटू बी बराबर वाई होता है और नोट में हमने बताया ऊपर में ऐसे लगा देना, यही हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ नैंड गेट में एंड के साथ कौन सा आता है? अभी तो हमने बताया नैंड गेट में हमारा जो होता है वो एंड के साथ होता है नोट। नोट कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया। 38 का क्या लगा रहे हो आप लोग बच्चा पार्टी? 38 का ए लगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? एक हमारा आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। कितना हुआ? 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? मॉडुलन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? मॉडुलन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मॉडुलेशन याद रखोगे आप लोग। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर सवाल जो है वो आपसे पूछा गया क्या, देखो निम्न में से कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो उसका नाम हमारा क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रांसड्यूसर होता है। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो देखो प्रिज्म में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और विचलन भी होता है। ये सब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी भी वस्तु को हम चार्ज करते हैं तो वह हमारा जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? और धारा घनत्व हमें सब में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमसे पूछा गया धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। तो धारा घनत्व को जे के द्वारा डिनोट करते हो। जे बराबर क्या होता है? हमारा फॉर्मूला है आई बटा में ए होता है। आई क्या है? आई हमारा क्या है बच्चा पार्टी? धारा है। और ए क्या है? तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। अगर धारा का मात्रक निकालते हैं तो एम्पियर निकलता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो माइनस लग जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो यहां से अगर पूछे आई बटा में ए वाला, यही तो हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर इसका मात्रक पूछे तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लगा देना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल आपके सामने, आवेश का विमा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का विमा क्या होता है? आई बराबर फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी होता है। हमें निकालना क्या है? क्यू निकालना है। क्यू बराबर आई टी लिख लो। आई क्या है? तो धारा का एम्पियर होता है और टी टाइम है तो टाइम यानी कि ए टी किस ऑप्शन में दिया गया? भाई इतना आसान सा सवाल अगर आ गया ना एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 46 नंबर सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यही पूछा गया है। कौन सा होगा? चार्ज बटा में कौन सा होगा? कूलम बटा मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसके लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि सर क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। लेकिन हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन पूछा गया है, तो एन बराबर क्या होगा? क्यू बटा में ई हो जाएगा। यही तो पूछा गया। क्यू हमारा कितना है? 8 कूलम दिया गया है तो 8 बटा में यहाँ लिखेंगे। 8 बटा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। अगर पॉइंट को उड़ाए तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे लिख लो 8 गुना हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले गए तो 10⁻19 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा। और बटा में क्या होगा? 1.6 हो जाएगा। ऊपर हटाए तो 16 पंचेगा 0 लगाएंगे 80 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 10⁻19 हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए
48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, कहां पर होगा ये बताओ आप लोग, कहां पर ये वितरित होगा? सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। आपको पता होगा बच्चा पार्टी, अचालक पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए ये कहीं पर भी वितरित नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी लगा लो, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ माइक्रोफेराड किसका मात्रक होता है? आपके सामने माइक्रोफेराड हो, पिकोफेराड हो या फिर सिर्फ फेराड ही हो तो समझ लेना वो वैद्युत धारिता का मात्रक है। लेकिन बच्चों एक बार बता दो 1 माइक्रोफेराड बराबर कितना होता है, एक बार चैट सेक्शन में लगा दो, या फिर 1 पिकोफेराड बराबर कितना होता है ये सब बता दो। 1 पिकोफेराड बराबर कितना होता है और 1 माइक्रोफेराड बराबर कितना होता है, जल्दी जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में लगा दो तो सर बोलोगे। अगर 1 माइक्रोफेराड बराबर 10⁻⁻6 फेराड होता है और 1 पिकोफेराड बराबर जो होता है वो होता है 10⁻12 फेराड होता है। दोनों को लिख लो, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल जो है पूछा गया, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज को। क्या करती है बच्चों? हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। 51 का सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से? तो तापमान के बढ़ने से किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इंक्रीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये भी हमने बताया, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन एक बार बच्चा पार्टी बता दो 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर आपसे पूछे कितना होता तो क्या लगाओगे? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। जरूर याद रखोगे क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ये लगा देना। करेक्ट आंसर अभी का बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक बार लगा दो चैट सेक्शन में। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहा हो वो हमारा प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को आर के द्वारा डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या होता है? वी बटा में आई होता है, ये आपको पता होगा। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? ओम होता है। अगर यहां से निकालते हो तो भी है तो भी लिखो, आई धारा को एम्पियर लिखते हैं। यानी कि अगर पूछे 1 ओम बराबर क्या होता है तो 1 भी ए इनवर्स लगा देना। ये भी आया हुआ है एग्जाम में, जरूर याद रखिएगा। ओके, और ये आर बराबर भी बटा आई, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 55 नंबर सवाल है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है किसका? किरचॉफ का बिंदु नियम जो पालन करता है वो किसका करता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्युत विभव की विमा क्या है? तो बच्चों हमने बताया विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है। ऊर्जा का हमने बताया था, क्या बताया था? ml2 और T इनवर्स 2 होता है। और ये चार्ज का हमारा क्या होता है? AT होता है। AT हमने बताया है, तो देख लो ml2 है तो ml2 लिख लेंगे। उसके बाद अगर ये T को ऊपर ले गए तो T एक हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि T माइनस 3 हो जाएगा। और ये A जो है खालिया है तो A लिख दो, उसके बाद माइनस में हो जाएगा, यानी कि A इनवर्स हो जाएगा। ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? समरूप वेग से चलायमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर सवाल है, कोबाल्ट क्या होता है? तो हमने बताया है लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए तो हमारा लोह चुंबकीय हो जाता है। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर में कि टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न,
जरूर याद रखोगे। वैसे विद्युतीय फ्लक्स का हमारा क्या होता है आपको पता होगा, विद्युतीय फ्लक्स का हमारा वोल्ट मीटर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है, और विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है, यही तो होता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं, तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 62 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, बताओ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है केवल किस में, शक्ति जो व्यय होती है वो केवल प्रतिरोध में होती है। 62 का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, 62 का ये बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चे जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त कौन सा है, जल को कीटाणु रहित करना है तो उपयुक्त जो होगा वो परावैंगनी विकिरण होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, परावैंगनी विकिरण होता है। 63 का राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 64 नंबर सवाल है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है, एक्स किरण के लिए तरंग दैर्ध्य हमारा क्या होता है 1 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी 1 एंगस्ट्रम होता है। 64 का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, सारे बच्चे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, विद्युत क्षेत्र की पूछा गया भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा एक मात्रक हमारा E बराबर F बटा में Q होता है, यहां से निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम निकलता है, और यही हमारा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये दोनों मात्रक इसी का है, यानी कि ये भी है ये भी है, लेकिन जो नहीं है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है, ये जो हमारा होता है ना बच्चा पार्टी, ये हमारा चुंबकीय, यहाँ पे चुंबकीय थोड़ा सा ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 66 नंबर सवाल है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 166 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखिए 67 नंबर सवाल है, कैथोड किरणें क्या होते हैं, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, वो हमारा 2.3 होता है या फिर लगभग में 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपको पता होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 68 का सी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, बताओ वोल्ट मीटर मापता है किसको, वोल्ट मीटर जो मापता है वो विभवांतर को मापता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वैसे प्रतिरोध जो है ये ओम को मापता है, और ये धारा जो है ये कौन सा, धारा में एम्पियर में धारा को मापते हैं, और ये प्रतिरोध में ओम को, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बताओ विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के क्या होता है, व्यतिकरण फ्रिंज और व्यतिकरण फ्रिंज अलग अलग होता है, लेकिन ये कभी भी समान नहीं होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 70 का बी हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे है और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन भी करिएगा। ओके तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।